फीचर स्टार्ट होते हुए सुनाई दिया है क्या आपको? ओके, अभी आया। ओके, थैंक यू। So in previous lecture we covered steps in viral replication. So it is a journal, ये notes है, ठीक है, and I have uploaded in Google Classroom. You can check it out. Okay. Now yeah, so ये इसका reference book iGenetics है, ठीक है, Peter Russell, and you can go through it, go through the e-book और book, ठीक है। एंड इसमें हम लोगों ने क्या बहुत सारे स्टेप्स के बारे में बात किया था। एंड अटैचमेंट हो गया, ठीक है, पेनिट्रेशन हो गया, यस, एंड फिर देन पेनिट्रेशन में कैसे वायरस एंट्री करता है। एंड देन वी वेर आई थिंक अबाउट टू स्टार्ट अनकोटिंग एंड सम टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, देन वी स्टॉप। ओके, नाउ अनकोटिंग हुआ था कि नहीं हुआ था? यस, हुआ था, स्टार्ट हुआ था क्या? नहीं, आई थिंक नॉट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद अनकोटिंग। ओके, सो अनकोटिंग में क्या हो रहा है कि आपका जब इधर क्या अटैचमेंट हुआ वायरस का, फिर पेनिट्रेशन मतलब अंदर गया, ठीक है। पेनिट्रेशन में ऑनवलप्ड वायरस या नॉन ऑनवलप्ड वायरसेस उसमें भी काफ़ी सारे थे, राइट। रिसेप्टर मीडिएटेड फ्यूजन हो गया या एंडोसाइटिक एंट्री हो गया, तो ये हम लोगों ने देखा था। एंड देन फिर नेकेड वायरल एंट्री भी देखा था जिसमें आपका क्लैथरीन कोटेड पेट्स थे, ठीक है। अभी क्या हुआ, वायरस अंदर आ गया, ठीक है। अभी उसका क्या होगा, अब वायरस एक बार सेल के अंदर आ गया, जस्ट अ सेकेंड मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यस, वायरस एक बार अंदर आ गया, ऑब्वियसली वायरस क्या, अभी ये जो कैप्सिड है वो निकलना चाहिए। अगर कैप्सिड नहीं निकल रहा है, मतलब जैसे ये एक बार मतलब अंदर आ गया, वायरस अंदर आ गया, एक बार एंट्री मार दिया इसने, ठीक है, तो इट हैज़ टू डिसअसेंबल। ये जो आपका कैप्सिड है वो वायरस का निकलना चाहिए, ठीक है, बेसिकली डिसअसेंबल होना चाहिए। ओके, तो जब हम लोग बोलते हैं ना वायरस असेंबली होती है, तो इट्स द वायरस जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट एनवायरनमेंट। ओके, एंड इट शुड बी सच दैट कि जब वो वायरस एंट्री ले लेता है सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, तो ये जो कैप्सिड है वो डिसअसेंबल होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है, कभी जुड़ना चाहिए एंड कभी डिसअसेंबल होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी असेंबली होनी चाहिए, कभी डिसअसेंबली होनी चाहिए, दोनों भी स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो तो वायरस जैसे ही एंट्री करता, देयर इज अ स्टेप कॉल्ड एज, मतलब एक तो अटैचमेंट हो गया, फिर पेनिट्रेशन हो गया मतलब अंदर जाना, एंड देन फिर अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है, आपका जो ऑनवलप रहेगा या कैप्सिड रहेगा, इट हैज़ टू बी अनअसेंबल्ड, या मतलब इसमें जो अनकोटिंग होना चाहिए। एंड अनकोटिंग में क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है, एक डिसअसेंबली हो रही है और दूसरे लोकलाइजेशन हो रही है। ओके, डिसअसेंबली एंड दूसरा है लोकलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे, इट रिफर्स टू रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड। तो मेन क्या है, जो आपका कैप्सिड वो रिमूव हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, दोनों भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। ओके, तो इसको ये स्टेप को बोलते हैं अनकोटिंग। अनकोटिंग में आपका जो है कैप्सिड रिमूव हो रहा है। जैसे हम लोग इधर देख रहे हैं, तो जैसे ही इधर ये वायरल इधर जीनोम है, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का आपका जो कैप्सिड है वो डिसअसेंबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, डिसअसेंबल होना चाहिए, तो फिर इसमें ये डिग्रेड हो सकता है, ये पूरा ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, ओके, नेक्स्ट है genome is transported to site where transcription and replication can begin। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार अनकोटिंग हो गया तो उसके बाद क्या, अभी जो जीनोम रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब जैसे वायरल जीनोम अगर सॉरी डीएनए रहेगा, तो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस, है ना। क्योंकि जैसे डीएनए अभी मैं ये यूकैरियोटिक होस्ट की बात कर रहा हूँ इधर, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका जो अगर वायरल जो उसका जीनोम है इट इज़ डीएनए, तो उसको
डीएनए किधर रहता है अभी वो यूकैरियोट्स में तो ऐसे ही आपका बाहर नहीं रहेगा ऑब्वियसली एक्सेप्ट ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो उसको जो वायरस का जीनोम है डीएनए है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर वायरल जीनोम इज आरएनए, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, अगर वायरस का जीनोम इज डीएनए तो उसको न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ओके, और अगर वायरस का जीनोम इज आरएनए है ना, आरएनए है तो इसको साइटोप्लाज्म में रखा जाएगा, क्योंकि आरएनए से आपका आरएनए जनरेट हो सकता है आरपी से, या उसका डायरेक्टली प्रोटीन जनरेट हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। ठीक है, या ये भी हो सकता है अगर जैसे एचआईवी है तो इधर साइटोप्लाज्म में आरएनए से वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, सीडीएनए में, एंड देन सीडीएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी हो सकता है। सो ये केसेस हो सकते हैं, समझे? तो वायरस का जीनोम मटेरियल क्या है, आरएनए रहेगा या डीएनए है, तो उसको उस हिसाब से लोकलाइज किया जाएगा। ठीक है, लोकलाइज किया जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या बोला कि आपका जीनोम के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या रेप्लिकेशन होगा, और उसको वो साइट पे लेके जाएंगे, लोकलाइजेशन किया जाएगा। ओके, in some viruses degradation of capsid does not take place because capsid protein play an important role in viral transcription and replication। ये important है। ठीक है, ध्यान से देखो, जो कुछ वायरसेस में जो कैप्सिड का डिग्रेडेशन नहीं होता, पूरी तरीके से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कैप्सिड रहता है, अभी जैसे इधर वापस आ जाता हूँ मैं, तो ये कैप्सिड में क्या रहता है, देयर इज सम काइंड ऑफ इंजाइम्स अटैच्ड। ठीक है, और ये इंजाइम्स क्या करते हैं, बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका वायरस के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए या रेप्लिकेशन के लिए। तो क्योंकि वो हो सकता है कि कैप्सिड में कुछ एम्बेडेड इंजाइम्स हो जो कि आपके जो वायरस है उसको ट्रांसक्रिप्शन में मदद करे या रेप्लिकेशन में मदद करे। ठीक है, ओके। सो इसमें क्या होता है, तो फिर अनकोटिंग जब होता है तो बेसिकली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैप्सिड। ये केस, ऐसे केसेस में कैप्सिड को मॉडिफाई किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कैप्सिड को डिग्रेड कर दिया जाएगा, बट पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ कैप्सिड विल बी डिग्रेडेड, सम पार्ट ऑफ कैप्सिड विल रिमेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी बेस्ट साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अनकोटिंग जो स्टेप है मैं साइमल्टेनियसली जो पैरेलली हो रहा है विद पेनिट्रेशन, और इट में इमीडिएटली फॉलो पेनिट्रेशन ऑफ वायरस। मतलब जैसे वायरस पेनिट्रेट कर रहा है तभी अनकोटिंग का भी स्टेप हो सकता है साइमल्टेनियसली, एंड साइमल्टेनियसली जो जीनोम है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है या आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। तो जो पेनिट्रेशन हो रहा है एंड अनकोटिंग, ये दोनों साइमल्टेनियस स्टेप है या पैरेलल स्टेप बोल सकते हैं। ठीक है, दिस स्टार्ट ऑफ, तो जैसे ही वायरस एक बार आपका अटैच हुआ होस्ट सेल को, फिर पेनिट्रेट हुआ, फिर उसका अनकोटिंग हुआ, उसके बाद क्या होता है, वायरस डिसअपियर्स। मतलब आपको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वायरस आपको अलग से दिखेगा नहीं। तो ये टाइम पीरियड को बोलते हैं एक्लिप्स। ठीक है, तो एक्लिप्स फेज जैसे ही अनकोटिंग हो जाता है, ठीक है, अनकोटिंग हो जाता है, कैप्सिड से निकल जाता है पूरा जीनोम मटेरियल, उस वो फेज को बोलते हैं एक्लिप्स फेज, जिधर वायरस थियोरेटिक मतलब आपका प्रैक्टिकली आप टीईएम के अंदर देखो या एसईएम के अंदर देखो, आपको वायरस का कुछ भी पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड को बोला जाता है एक्लिप्स पीरियड। ठीक है, जिसमें जो वायरस है इट इज इन प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स प्रोजेनी फाजेस। ठीक है, प्रोजेनीज जनरेट करने के जनरेट कर रहा है ये, वो टाइम है एक्लिप्स पीरियड बोला जाता है। ओके, होपफुली समझ में आया। यस, पेनिट्रेशन के बाद अनकोटिंग समझ में आया, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया।
खाली 3 लोगों ने बोला, यस 4, बस बाकी लोग। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो है, इट इज़ टाइप ऑफ वायरल जीनोम एंड देयर रेप्लिकेशन। तो आई थिंक ये मैंने पहले लेक्चर में भी कवर किया था कि डिपेंड करता है कि जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है या आरएनए। तो उसका रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैटेजी समझ में आएगा। ठीक है, तो डीएनए में भी आप देखोगे वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। अगर आरएनए वायरस वायरल आरएनए जीनोम है, तो इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड और इट कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव सेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंस क्या होता है, राइट। एंड फिर एक ऐसे वायरसेस के बारे में भी बात किया था जिसमें आरएनए से डीएनए सी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए जनरेट होता है, इंसर्ट हो जाता है, एंड देन फिर वो ट्रांसक्राइब करना चालू करता है, फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिससे प्रोजेनी फाजेस जनरेट हो, जैसे रेट्रोवायरसेस हो गए। ओके, तो इसमें हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो वायरस के जीनोम पे डिपेंड करता है सॉरी कि रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, तो जब वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को, देर इज अ टू इम्पॉर्टेंट एंड सेपरेट इवेंट। क्या 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 होता है इवेंट में? जैसे वायरस इन्फेक्ट करता है तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ वायरल स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो पहले जो दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं कि जब ऑब्वियसली जब वायरस को अपने प्रोजेनी फाजेस बनाने हैं, मतलब लाइक 100, 500, 1000 डिपेंड करता है वायरस के ऊपर। तो उसको दो चीज़ें बनानी रहती। क्या क्या दो चीज़ें बनानी रहती? एक तो एक बार वायरस, ये तो अनकोटिंग स्टेप हो गया। अभी इसमें क्या होगा? ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि वायरस को दो चीज़ करनी है। एक तो उसको अपने जो जीनोम मटेरियल है उसको एम्पलीफाई करना है। ठीक है, जीनोम मटेरियल को एम्पलीफाई करना है, मतलब प्रोजेनी फाजेस बनाने हैं। ऐसे नहीं, एक दो नहीं बनाने हैं, 100, 200, 500 बनाने हैं। तो उसको वायरस का खुद का डीएनए, खुद का जो जीनोम मटेरियल, डीएनए नहीं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, जो भी जीनोम मटेरियल है उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि एक दो, उसको 100, 100, 500, 200, 300 डिपेंड करता है वायरस के ऊपर, 1000 भी बन सकता है। ठीक है, और दूसरा जो काम करना है उसको ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड अकेला नहीं रहेगा, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए आपका कैप्सिड देना पड़ेगा, राइट। तो वायरस दूसरा काम क्या करता है कि उसके लिए कैप्सिड्स जनरेट करता है। ठीक है, कैप्सिड्स जनरेट करता है, और ये भी कितने और कैप्सिड्स होने चाहिए? ये सारे जो का प्रोजेनी के जो ये जीनोम है जनरेट हुए, वो सब इंसर्ट होने चाहिए एक एक करके। तो आपको भी, मतलब जो वायरस है वो क्या करता है, जितना प्रोजेनी बनाए न्यूक्लिक एसिड, उतना ही वो कैप्सिड्स बनाता है। ठीक है, जितना वो प्रोजेनी डीएनए जनरेट करता है या आरएनए जनरेट कर रहा है जो भी है, उतना ही उसको कैप्सिड जनरेट करना पड़ता है। तो मतलब कैप्सिड भी अराउंड 100, 200, 500, 1000 तक जनरेट होता है। ठीक है, डिपेंड करता है वायरस के ऊपर कि उसका रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी है क्या। ओके, ठीक है, तो उसके साथ फिर ऑब्वियसली कैप्सिड के साथ उसका अगर क्या बोलते हैं उसके ऊपर एंटीजेंस जो भी रहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए जो भी है, तो वो सब वो भी होस्ट के थ्रू जनरेट करेगा। ठीक है, अभी रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे होता है, वो खुद का एंजाइम यूटिलाइज करेगा या होस्ट के जो मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, उसको टेक ओवर करेगा, क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन साइकिल के स्ट्रैटेजीज में आता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इधर। तो हम लोगों ने देखा दो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट एंड सेपरेट इवेंट्स होते हैं। एक तो प्रोडक्शन ऑफ वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, और रेप्लिकेशन, वायरल जीनोम का रेप्लिकेशन। ठीक है, ये दो चीज़ है। क्या क्या होता है जो जीनोम, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा डीएनए या आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है।
अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एंटायर जीनोम है वायरस का, ठीक है, वो 1 न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, मतलब एक अक्खा पूरा न्यूक्लिक एसिड, या इट कैन बी सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड इनटू सेवरल न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स। इसको तो मोनोपार्टाइट, मोनो मतलब 1, ठीक है, ठीक है, तो एक लीनियर जीनोम हो सकता है जैसे लैम्डा फास्ट का हो गया, या सेवरल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसको मल्टी पार्टाइट बोला जाता है, या सेगमेंटेड जीनोम बोला जाता है, जैसे HIV में 2 हो गए, ठीक है। हम लोगों ने एक ये भी देखा था, किधर था वो, अच्छा दूसरे उसमें देखा था एक्चुअली, हम इन्फ्लुएंजा में देखा था जिसमें 8 न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, ठीक है, सेगमेंटेड रहता है, ठीक है। तो मोनोपार्टाइट एंड मल्टीपार्टाइट, तो मोनोपार्टाइट में एक लीनियर जीनोम रहेगा, ठीक है, एक सिंगल लीनियर जीनोम रहेगा, मल्टीपार्टेड में बहुत सारे सेगमेंटेड जीनोम रहेंगे, ठीक है। सो वायरस का रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी किसके ऊपर डिपेंड रहता है? इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, डीएनए है या आरएनए, ठीक है। तो अगर हम लोग डीएनए देखते हैं, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखते हैं, ठीक है, तो जीनोम और रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस, अच्छा आरएनए नहीं डीएनए होना चाहिए, ओके इधर आई थिंक आरएनए होना चाहिए, ठीक, देखते हैं। तो इसमें एक्चुअली आई थिंक इधर थोड़ा सा शायद मिस्टेक हुआ राइटिंग में, आई आरएनए होना चाहिए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, तो आरएनए वायरसेस किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? ऑब्वियसली आरएनए से आरएनए जनरेट करना है, ठीक है, आरएनए से आरएनए जनरेट करना है, राइट, आरएनए से आरएनए जनरेट करना है। तो क्या मेन मेन काम क्या है? होस्ट के पास, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स के पास आरएनए से आरएनए जनरेट करने के लिए कोई एंजाइम्स रहते? नहीं रहते, राइट, नहीं रहते। ऑब्वियसली अगर नहीं रहते तो फिर ये जो आरएनए वायरसेस है, ठीक है, दे हैव टू कैरी देयर ओन एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए से आरएनए जनरेट करना, मतलब बेसिकली आरएनए विल एक्ट एज अ टेम्पलेट and it will generate RNA as a, it will act as a RNA dependent, मतलब RNA is a template, RNA polymerase मतलब जो एंड प्रोडक्ट है वो भी RNA है, मतलब RNA polymerise करेगा, ठीक है। सो बेसिकली RNA will act as a template and RNA will act as a product, ठीक है। सो RDRP जो ये एंजाइम है, इट इज ओनली कैरिड बाय वायरसेस, जो RNA वायरसेस है वही कैरी करते हैं, होस्ट कैन नॉट सप्लाई बिकॉज उसके पास यूटिलाइजेशन नहीं है इसका, तो वो कैरी भी नहीं करता है होस्ट, ठीक है। तो RDRP इज स्ट्रिक्टली कैरिड बाय वायरसेस, ओके। अभी अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट में देखें डीएनए वायरसेस को, ठीक है, तो डीएनए वायरसेस को क्या चाहिए? डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करना, ऑब्वियसली होस्ट में, होस्ट जब रेप्लिकेट करता है डीएनए, सॉरी, डीएनए डीएनए रहता है होस्ट, होस्ट में जीनोम मटेरियल डीएनए रहता है, तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, तो नेचुरली डीएनए वायरस को कोई भी मतलब इंजाइम कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको जितना भी रिक्वायरमेंट है वो होस्ट से मिल जाता है, ठीक है। तो वायरस का सोचो इतना थिंकिंग पावर है कि वो अगर आरएनए वायरस रहेगा तो इट हैज टू कैरी इट्स ओन जीनोम ऑब्वियसली, उसके साथ एंजाइम भी कैरी करना पड़ेगा। बट अगर डीएनए वायरस है तो डीएनए वायरस को पूरा वो होस्ट से ही मिल जाएगा, होस्ट का मशीनरी पूरा यूज करेगा डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए और एमआरएनए जनरेट करने के लिए, ठीक है। वेरस जो आरएनए वायरसेस रहते हैं उनको अपना खुद का एंजाइम कैरी करना पड़ेगा, विच इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना कि ऊपर से जा रहा है? बता दो। यस, ओके, थैंक यू। कभी भी अगर कुछ भी ये आपको डाउट्स आते तो यू कैन ऑब्वियसली आप चैट बॉक्स में डाल दो कि रिपीट कर दीजिए, ओके। ना हम लोग आगे चलते हैं। तो होपफुली तुमको समझा कि अगर डीएनए वायरस है तो वो होस्ट का पूरा मशीनरी यूज करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, एमआरएनए जनरेट करने के लिए। वेरस अगर आरएनए वायरस है तो ऑब्वियसली आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होस्ट के पास तो रहता नहीं,
ठीक है। सो इट हैज़ टू कैरी इट्स ओन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो एंजाइम भी कैरी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड आपका उसके जीन्स भी कैरी करना पड़ेगा। ओके, अभी अगर आप रेप्लिकेशन और डीएनए वायरसेस के स्ट्रैटेजीज देखोगे तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम डबल स्टैंडर्ड डीएनए आराम से जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो खाली वायरस को अपना डीएनए रेप्लिकेट करना है, आरएन एमआरएनए जनरेट करना है, तो वो होस्ट का ही मशीनरी यूज़ करेंगे। ठीक है, और वायरल प्रोटीन जो ट्रांसलेट होता है वो मोनोसिस्ट्रोनिक रहता है। मतलब क्या होता है, एक बार में एक ही जीन ट्रांसक्राइब होता है एंड ट्रांसलेट होता है, मतलब वन जीन विल गिव राइज टू वन प्रोटीन। ठीक है, तो वैसे नहीं, पॉलीसिस्ट्रोनिक जैसे नहीं रहेगा कि एक ही जीन में सारे के सारे एंजाइम्स इनकोड हो रहे हैं। ठीक है, एक ही एमआरएनए में बहुत सारे जीन्स इनकोड हो रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है, मोनोसिस्ट्रोनिक है। Many DNA virus have been evolved to evade host defenses. अभी DNA viruses है, obviously DNA viruses and host के DNA में काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो आपका मिथाइलेशन पैटर्न है उस पर भी डिफ्रेंशिएट करता है होस्ट एंड वायरस। तो ऑब्वियसली होस्ट में भी काफ़ी सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है, ये होस्ट का डिफेंस मशीनरी अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, तो बट जो डीएनए वायरसेस है वो, मतलब आरएनए बहुत सारे वायरसेस है, जितने भी वायरस है सब सबके पास एक्चुअली जो होस्ट डिफेंसेस है उसको काउंटर करने के लिए सारे मेजर्स हैं। जैसे डीएनए वायरस हो गया, तो जो लीनियर डीएनए वायरसेस होते हैं वो सर्कुलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस पर काम नहीं कर पाता। ओके, सो इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वायरस यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे लीनियर फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलराइज हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलराइज हो गया तो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होस्ट का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको कट नहीं कर पाता। ठीक है, लीनियर फॉर्म में रहेगा तो वो कट कर सकता है। ओके, ठीक है। सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो वायरस यूटिलाइज करता है, जैसे मिथाइलेशन पैटर्न हो गया, जैसे GATC सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो होस्ट है वो क्या करता है, मिथाइलेशन पैटर्न करता है, जैसे ए में मिथाइलेशन हो गया। ठीक है, या सी में हो गया, दोनों में नहीं, ए इनमें से एक में कहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एक टाइप का आईडी का काम करता है, और होस्ट डिफरेंशिएट कर पाता है अपने सीक्वेंसेस और वायरस के सीक्वेंस। तो वायरस का सीक्वेंस भी जैसे ये सर्कुलर हो जाता है तो फिर वो डिफेंस को इवेड कर लेता है। ठीक है, ओके, सो बहुत सारी चीज़ें, प्लस जो डीएनए वायरसेस है वो कुछ डीएनए वायरसेस ट्यूमर भी कॉज करते हैं। ठीक, ट्यूमर भी कॉज करते हैं, तो मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग करते हैं। ठीक है, खतरनाक हो जाता है जब कैंसर कॉज करना चालू कर देगा वायरस, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है पापोवा वायरस एंड हर्पीज वायरस, ये दो भी इंपॉर्टेंट है। हर्पीज वायरस तुम्हारा STD वायरस है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो ये हर्पीज वायरस है। ओके, एंड पेपोवा वायरस, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, और ये सेलुलर डीएनए मशीनरी यूटिलाइज करते हैं, सेल का ही मशीनरी यूज करते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2, ये तुमको पता है, एमआरएनए जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वायरस का जो एमआरएनए वो ट्रांसक्राइब होता है यूजिंग होस्ट का मशीन। ठीक है, और होस्ट का ही सेल डीएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज होता है वायरस डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और जब ये भी एक बार हम लोग इधर देख लेते हैं। ओके, सो तो हम लोगों ने क्या बात किया, अगर डीएनए वायरस है तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड ऑब्वियसली इसके अंदर ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है तो एमआरएनए जनरेट होता है, फिर इसका क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है, 5 प्राइम कैप लगता है, पॉली ए टेल लगता है, राइट, एंड देन फिर ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज दोनों रहता है। ओके, ओके,
सो जब भी डीएनए ट्रांसक्राइब करना हो, मतलब ऑब्वियसली रेप्लिकेशन की बात करें, तो ये रेप्लिकेट हो जाता है यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। और जब भी एमआरएनए जनरेट करना हो तो आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज करता है, और आरएनए जनरेट करता है, एंड ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। साइटोप्लाज्म में एक बार ट्रांसपोर्ट हो गया तो राइबोसोम आ जाता है, और राइबोसोम वायरस के सारे प्रोटीन्स जनरेट करता है। मतलब क्या होता है, ये पूरा वायरस ने क्या किया, पूरा होस्ट के मशीनरी को टेक ओवर कर लिया। सिंपल। ओके। ठीक है। तो एक बार प्रोटीन्स जब जनरेट होते हैं तो वायरस अपना खुद का स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है, सब सब जो जो भी चीज़ चाहिए रहता है प्रोजेनिफाजेस बनाने के लिए, वो सब वायरस होस्ट से जनरेट करता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा ये भी है, एग्जाम्पशन से मैं कुछ बोल सकता हूँ। थोड़ा अलग वायरसेस भी है, जैसे पॉक्स वायरस है। ठीक है। तो ये पॉक्स, चिकन पॉक्स आई थिंक कॉज करते हैं, एक बार चेक कर लेना। ओके। तो ये पॉक्स वायरसेस है, और ये कुछ डीएनए वायरसेस से अलग है। क्या, इनके पास अपना खुद का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपना खुद का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करने के काम आता है, ये खुद अपना जो ये एंजाइम है वो कैरी कर, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में। अभी हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस देखा, अभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस देखते हैं, और उसमें एग्जांपल्स क्या है, पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस इधर कहीं देखा था हम लोगों ने, कुछ दूसरे एंजाइम से क्या। ओके, इधर था पैपोवा वायरस। ठीक है, पैपोवा वायरस, और ये पार्वो वायरस, दोनों अलग अलग वायरस है। और ये क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट ह्यूमन वायरस। ठीक है, एंड इसमें रहता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वो भी लीनियर फॉर्म में। ओके, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी इसमें क्या बोला, पार्वो वायरस डज नॉट कैरी एनी एंजाइम इन वायरल पार्टिकल। मतलब ये भी कोई भी एंजाइम कैरी नहीं करता, और अभी एंजाइम कुछ भी नहीं कैरी कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एमआरएनए जनरेट करने के लिए पूरा का पूरा होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इधर देखा दिया हुआ है। ठीक है, इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। अभी ये मैंने अंडरलाइन इतना ये किया क्योंकि आपको स्पेसिफिक जो भी चीज़ है वो एकदम सामने सामने पता चले। ओके, नेक्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस यूजिंग आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए एज ए इंटरमीडिएट यूटिलाइज करता है, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इधर देखो वाइट बोर्ड। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एचआईवी के बारे में बात किया था, और एचआईवी क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। एचआईवी के आरएनए वायरस है, सीडीएनए एज अ इंटरमीडिएट जनरेट करता है, और फिर वापस आरएनए जनरेट करता है। ठीक है, अभी जो हम लोग नेक्स्ट जो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, एचपीवी। और ये क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए जनरेट करते हैं, एंड आरएनए से फिर वापस डीएनए जनरेट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दो, इधर था एचआईवी में क्या हो रहा था, आरएनए था, आरएनए से डीएनए जनरेट हो रहा है, सीडीएनए, और फिर वापस आरएनए जनरेट हो रहा है। अभी ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो इम्पोर्टेंट है, ये डीएनए वायरस है, ये आरएनए इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा है, और ये वापस इससे आरएनए से डीएनए जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक वायरस है। ओके, समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है। यस, हेपेटाइटिस बी वायरस का थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे उसके बारे में। ये समझ में आ रहा है, हेपेटाइटिस डीएनए हेपा डीएनए वायरस। ठीक है, दोनों के एचआईवी एंड हेपेटाइटिस डीएनए वायरस में फ़र्क है। ठीक है, एचआईवी में डीएनए इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब क्या, वायरस क्या एक्चुअली आरएनए वायरस है, डीएनए एज ए इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा है, डीएनए आपका पोस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है, और फिर उधर से आरएनए जनरेट होता है वायरसेस। ठीक है, प्रोजेनिफाजेस। अभी इधर क्या था, ये
पॉक्स पीरियड है, किसके अंदर आना है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसका ओरिजिनल ये वायरस है, ये डीएनए कैरी कर रहा है, ठीक है, आरएनए जनरेट कर रहा है, जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन और आपका और डीएनए वायरसेस बनाने के काम आना है, मतलब इसकी कॉपी जनरेट, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्राइब करके ये डीएनए जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये डीएनए जनरेट कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोजेनी वायरस आरएनए से डीएनए जनरेट कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्मली ह्यूमंस में देखा नहीं गया। ओके, तो जो ये हेपा डीएनए वायरस है या इसको हेपेटाइटिस बी वायरस भी बोला जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ओके, तो ये क्या हेपा डीएनए वायरस है। हेपा मतलब हेपेटाइटिस, डीएनए मतलब ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और वायरस, ठीक है, तो हेपा डीएनए वायरस रेप्लिकेट इन यूनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म भी है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर देखो, ठीक है, प्योरीफाइड वायरल पार्टिकल्स को, आपको इधर 3 टाइप के वायरल पार्टिकल्स मिलेंगे। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये स्पेरिकल है, ये आपका क्या बोलते हैं, फिलामेंटस है, ठीक है, स्पेरिकल पार्टिकल है, फिलामेंटस पार्टिकल है, और ये डेन पार्टिकल है, DANE, इधर दिख रहा है आपको, डेन पार्टिकल, DANE, डेन पार्टिकल। और ये एक्चुअली इसमें आपको लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन मिल जाएगा, अंदर वायरस का डीएनए मिल जाएगा, प्रोटीन्स मिल जाएंगे, पॉलीमरेस प्रोटीन्स मिल जाएंगे, और ये ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस है, जो ये ब्लू कलर के, ये भी ब्लू कलर के एंटीजेंस ही है। बट अगर आप इधर और ये 3 में फ़र्क आराम से नोटिस कर पाओगे, तो बता सकते हो कौन सा इन्फेक्शियस है, लेफ्ट वाला है या राइट वाला है या मिडल वाला, कौन सा हो सकता है इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल? यस, बता सकता है, लेफ्ट, राइट या मिडल, क्या लगता है आपको, बता सकता है कोई? ओके, लेफ्ट बोला है। ओके, कोई मिडल, मिडल वाला कोई है? ठीक है, तो 3 लोगों ने आंसर दिया एंड तीनों सही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वायरल पार्टिकल है इधर, क्योंकि इसमें वायरस का डीएनए भी है, वायरस के प्रोटीन्स भी है, और वायरस के एंटीजेंस भी, और इधर मेम्ब्रेन भी है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल यही है, और दीज आर नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल, क्योंकि खाली ये इनमें एंटीजेंस है और कुछ नहीं है, ना कि वायरस का डीएनए है, ना कि वायरस का प्रोटीन्स है, ठीक है, और ना कि मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हो गए ये दोनों, ठीक है, स्पेरिकल हो गया या फिलामेंटस हो गया। ओके, ठीक है, तो ये मेन होता है, तो इसको हम लोग डेन पार्टिकल भी बोले जाते हैं, जो इन्फेक्शियस है उनको डेन पार्टिकल भी बोला जाता है। ओके, अभी अगर आप तीनों में देखोगे, तीनों में सरफेस एंटीजन है, बट खाली डेन पार्टिकल इज इन्फेक्शियस, जो सबसे लेफ्ट वाला वही इन्फेक्शियस है, बाकी में जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है? और ये बन जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बन जाता है, वायरस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेता है तो बन जाता है। अभी जीनोम क्या बताया, तो अगर हेपेटाइटिस डीएनए वायरस देखोगे तो ये 3.2 किलो बेस पेयर, मतलब 3200 बेस पेयर का डीएनए, ठीक है। अभी इधर देखोगे ये बोल रहे पार्शियली डुप्लेक्स डीएनए, पार्शियली डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इधर हम लोग आ जाते हैं, व्हाट इज पार्शियली डुप्लेक्स। तो इसमें क्या बोला, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ओके, एंड एक तो नेगेटिव सेंस है और कुछ पॉजिटिव सेंस है, कुछ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फुल लेंथ पॉजिटिव सेंस नहीं है, इसमें जो कुछ पार्ट है जो मिसिंग है इधर,
इधर ये पार्ट मिसिंग है। ओके, इसमें जैसे पता है, दिस इज अ फुल लेंथ नेगेटिव सेंस डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एंड अ शॉर्ट सिंगल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ये फुल पार्ट जो है वो नेगेटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, ये पूरा का पूरा। ओके, एंड ये पॉजिटिव सेंस है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये दोनों भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बट नेगेटिव सेंस ज़्यादा बड़ा। क्यों बड़ा है, किस लिए बड़ा है, अरे देखते आगे है आंसर मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, तो जैसे ही आफ्टर एचपीवी जब एंटर करता है होस्ट में, तो जो वायरस है वो पार्शियली अनकोड होता है, और जो पार्शियल डीएनए वो माइग्रेट हो जाता है न्यूक्लियस में, वेयर इट इज़ कंप्लीटेड और रिपेयर्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ एंजाइम वायरसेस। तो ये एक पता नहीं यूनिक, काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड डी एस एस डी एन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए इंजाइम लग रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि आरएनए पे एक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने की बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये पूरा जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो फुल लेंथ जो है, एक नेगेटिव सेंस और एक पॉजिटिव सेंस का, वो फुल्ली रिपेयर हो जाता है। ठीक है, एंड ओके, उसके बाद क्या होता है, एक बार डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट हो गया, तो फिर वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर देता है, एंड क्या हो जाता है, ये एक मिनट अंदर आ जाता है। तो ये जैसे ये वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, तो होस्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। होस्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जब होस्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एपिसोम। क्या बोला जाता है, एपिसोम। ये हम लोगों ने पहले कहीं देखा था। एपिसोम, कोई भी डीएनए जब इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के साथ, होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, उसको एपिसोम बोलते हैं, एपिसोमल डीएनए जीनोम बोल जाता है। ओके, चाहे प्लाज्मिड हो चाहे वायरस हो। ठीक, तो एक बार अगर वायरस इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट के डीएनए के साथ, उसको एपिसोम ही बोला जाता है। ओके, the repaired double-stranded DNA associates with cellular histones and is transcribed into separate viral mRNA transcripts and full-length single-stranded pre-RNA pre single-stranded RNA pre-genome। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो एक बार वायरस का डीएनए इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, होस्ट में, तो हिस्टोन के साथ नॉर्मली इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसक्राइब भी करेगा, एमआरएनए जनरेट करेगा, और जब भी उसको इधर जब भी उसको वायरस के पूरा फुल लेंथ उसको, अभी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में, ठीक है, जब भी उसको लगे कि प्रोजेनी बनाना है, तो प्रोजेनी के लिए बनाने के लिए वो फुल लेंथ आरएनए जनरेट करेगा, फुल लेंथ आरएनए आरएनए जनरेट करेगा। ठीक, और ये फुल लेंथ आरएनए फिर वो रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, डीएनए से आरएनए जनरेट हो रहा है, और आरएनए से फिर रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर वापस डीएनए जनरेट हो रहा है, और ये प्रोजेनी बनाने के लिए प्रोजेनी डीएनए। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा बता दो। यस, नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, रिपीट मैं कर सकता हूँ। ओके, सो वायरस ऐसा है कि वो डीएनए है, ठीक है, और डीएनए रिपेयर होने के बाद इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट में। ठीक है, और होस्ट से जब भी उसको प्रोजेनी बनाना रहेगा, तो वो आरएनए पहले बनाएगा, और आरएनए से फिर डीएनए जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, वायरल एमआरएनए ट्रांसलेटेड टू ये हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस। अभी जो कुछ वायरल जो एमआरएनए रहेंगे, उससे प्रोटीन जनरेट होंगे, तो उसके उसमें क्या कौन से प्रोटीन जनरेट होंगे, जो कोर एंटीजेंस हम लोगों ने इधर देखे थे,
ये जो ब्लू कलर का है वो तो वायरस का ही है, ठीक है। तो वायरस के डीएनए से एमआरएनए जनरेट हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स जनरेट हो रहे हैं। ये जो फिलामेंटस दिख रहा है आपको, ये एंटीजेंस HBS एंटीजेंस है। ये क्या है? हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस हो गए, ठीक है, फुल फॉर्म। ओके, तो कोर एंटीजेंस बनाने के काम हो गए, और वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो भी एंजाइम है, क्योंकि वायरस ही जनरेट कर रहा है एंजाइम, ठीक है, ना कि आपके होस्ट जनरेट कर रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी वायरस ही जनरेट कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। RNA pre-genome associates with RNA pre-genome associates with viral reverse transcriptase and is packaged with core protein to form immature virus इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो जब प्री आरएनए का प्री जीनोम है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है और जो इतने भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, एंटीजेंस हो गए, वो इमेच्योर वायरल पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि इधर आरएनए प्री जीनोम है, ठीक है, अभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं जनरेट हुआ, तो वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरेट करता है, ठीक है, जो प्री आरएनए जीनोम था उससे एज अ टेम्पलेट। फिर आरएनएज एच आता है एक्टिविटी, जो कि आरएनए को तोड़ देता है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं तोड़ता सॉरी, आपका कुछ पार्ट्स ही तोड़ देता है, ठीक है, थोड़े बहुत रह जाता है। कैसे होता है देखते हैं इधर, ठीक है। तो जैसे ये अभी क्या हुआ, वायरस का डीएनए से इधर, वायरस का डीएनए से इधर आरएनए जनरेट हुआ, ठीक है, आरएनए जनरेट हुआ, ओके। अभी आरएनए से क्या होगा, इसका एक मिनट, ये डीएनए जनरेट होता है विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और फिर इसमें क्या होगा, आपका इधर कट्स आएंगे, और जो आरएनए एच है ये इसको तोड़ देता है। तो आरएनए एच जब तोड़ देता है, थोड़ा थोड़ा आरएनए रह जाता है, पूरी तरह का नहीं डिस्ट्रॉय करता या डिग्रेड करता। तो कुछ आरएनए बच जाता है, बाकी सारे आरएनए डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका cDNA जनरेट होता है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा नहीं, थोड़ा सा बच जाता है, ओके। तो ये नेगेटिव सेंस और ये पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, ठीक है। सो आरएनए जो है, आरएनए बच जाता है, जो वो सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव डीएनए स्ट्रैंड। और अभी क्या हो गया, अभी इमेच्योर वायरस से जब डीएनए जनरेट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रैंड, तो उसको मैच्योर पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है। एक बार उसका वायरस का जीनोम जनरेट हो गया, ओके। अभी हेपेटाइटिस जो बी वायरस है, वो थोड़े ऐसे नॉन वायरसेस है जो कि नॉन रेट्रोवायरल वायरसेस है, जिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूटिलाइज करते हैं। ऐसे कुछ ही वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही बनाते हैं, उसमें भी रेट्रोवायरसेस आर मेजर कैटेगरी, ठीक है। और नॉन रेट्रोवायरल मतलब जो भी रेट्रोवायरसेस में नहीं आते, जो जैसे HIV रेट्रोवायरस में आ गया, ठीक है, और राउस सार्कोमा वायरस आ गया, ये सब रेट्रोवायरस। कुछ जो नॉन रेट्रोवायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ये ऐसे स्पेशल वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से इमेच्योर वायरल पार्टिकल से मैच्योर वायरल पार्टिकल जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप है वायरल रेप्लिकेशन में, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन अकर्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो कुछ कुछ मैच्योरेशन में होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज करता है रेट्रोवायरसेस, और जो हेपेटाइटिस जो बी वायरस है वो लास्ट में मैच्योरेशन के टाइम पे करता है। तो दोनों का जो यूटिलाइजेशन है वो अलग अलग है। तो जैसे वापस बता रहा हूँ, रेट्रोवायरसेस क्या क्या होता है कि आपका उसका आरएनए रहता है, आरएनए से cDNA जनरेट होता है, और फिर वो cDNA
वायरस आपका होस्ट में इंटीग्रेट हो जाता है। इधर उल्टा है हेपेटाइटिस में, इधर क्या हो रहा है आपका, एक बार इंटीग्रेट हो गया, उसके बाद जब भी उसको वायरल के जीनोम्स जनरेट करने, तो वो आरएनए जनरेट करता है, आरएनए से फिर सीडीएनए जनरेट करता है, ठीक है। और ये सीडीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का यूटिलाइजेशन, मतलब ये क्या हो रहा है, एक एंड फेज में, मैच्योरेशन फेज में यूटिलाइज हो रहा है। और ये कभी हो रहा है, ये स्टार्टिंग फेज में हो रहा है, ठीक है, रेट्रोवायरसेस में। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। रेट्रोवायरसेस में स्टार्टिंग में यूटिलाइज हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और हेपेटाइटिस बी वायरस में एंड में मैच्योरेशन फेज में हो रहा है। ठीक। ओके ओके, आगे चलते हैं। वायरस that contain positive ssRNA genome have genome that can be directly translated to host cell machine. Okay, because positive ssRNA act as a mRNA. तो अगर जो वायरसेस जिनके पास ऑब्वियसली जब डीएनए जनरेट होता है तो डीएनए से एमआरएनए बनाना इजी रहेगा, ठीक है। ओके, सो वो होस्ट का मशीन यूज कर सकते हैं डीएनए से एमआरएनए जनरेट। ठीक। Positive ssRNA have to carry gene that carry codes for replication. सॉरी, अभी इसमें क्या बोला गया, इधर ही थे ना। एक मिनट, ओके सॉरी सॉरी, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए थे। ओके, जो हेपेटाइटिस बी बी वायरस है, इट डज नॉट कंटेन इंटीग्रेस एक्टिविटी, इसमें इंटीग्रेस एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, देयरफॉर इट इज फाउंड इंडिपेंडेंट एज एपिसोम, तो एपिसोम फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। तो हो सकता है जो हेपेटाइटिस है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी रहे, एपिसोमल फॉर्म में भी रह सकता है, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी बोलते हैं एपिसोम, ठीक। अभी नेक्स्ट है आरएनए वायरसेस। परफेक्टली आरएनए वायरसेस कौन से हो गए, दे आर यूनिक वायरसेस दैट हैव जेनेटिक मटेरियल एज आरएनए। अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने आई थिंक इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, अगर आरएनए वायरस है, ठीक है, तो आरएनए वायरसेस को इधर जीनोम में जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। इट विल रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा काम होता है। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिपेंड करता है कि आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, वो भी डिपेंड करता है। प्लस ये पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तो मुझे बताओ एमआरएनए कौन सा सेंस है, एमआरएनए जो भी जनरेट होता है वो पॉजिटिव सेंस होता है या नेगेटिव सेंस होता है? यस, यस, पॉजिटिव सेंस होता है या नेगेटिव सेंस होता है एमआरएनए? ओके, तो सही बोला नूर ने, तो पॉजिटिव सेंस होता है। तो क्या होता है, आरएनए वायरसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका जीनोम क्या है, पॉजिटिव सेंस आरएनए या नेगेटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस आरएनए तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि वो इट विल एक्ट डायरेक्टली एज अ एमआरएनए, ठीक है। तो एमआरएनए है, एमआरएनए से अभी डायरेक्टली वो प्रोटीन जनरेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसे वायरसेस है जिधर वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाते हैं, क्या होता है, ट्रांसलेट होते हैं, ओके। एंड अब कभी भी इसको फिर अभी रेप्लिकेट होना रहेगा तो ये करता है पॉजिटिव सेंस से पहले नेगेटिव सेंस जनरेट करते हैं, मतलब आरएनए से आरएनए जनरेट करते हैं, और फिर नेगेटिव सेंस से फिर बहुत सारे प्रोजेनिक पॉजिटिव सेंस, ठीक है, आरएनए, ओके। ये हो गया पॉजिटिव सेंस आरएनए से। अभी नेगेटिव सेंस का देख लेते हैं। नेगेटिव सेंस ऑब्वियसली एमआरएनए का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पहले का क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन एज आरएनए से आरएनए जनरेट होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव सेंस आरएनए जनरेट करेगा। सो ये पॉजिटिव सेंस आरएनए आपका विल फॉर्म प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने के काम आएगा।
और ये will act as a template for generating progeny viruses जैसे नेगेटिव सेंस हो, ठीक है। सारे नेगेटिव सेंस वाले वायरसेस पॉजिटिव सेंस से जनरेट होंगे, ठीक। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है। तो इधर ट्रांस प्रोटीन जनरेशन हो गया और आपका रेप्लिकेशन हो गया इस इधर से, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ में आ रहेगा। हमेशा mRNA जो रहता है पॉजिटिव सेंस का रहता है, और जो भी वायरस है पॉजिटिव सेंस का RNA रहता है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, प्रोटीन बना जाता है, ठीक है। या फिर या वो आपका नेगेटिव सेंस बना के फिर पॉजिटिव सेंस प्रोजेनी वायरसेस बनाएगा। दूसरा क्या है, वायरसेस अगर नेगेटिव सेंस करेगा तो वो पहले पॉजिटिव सेंस का RNA जनरेट करेगा, उससे प्रोटीन्स जनरेट होंगे, ठीक है, ट्रांसलेट होंगे, या उससे नेगेटिव सॉरी, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस से फिर वापस नेगेटिव सेंस प्रोजेनी वायरसेस जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हो जाता है। अभी ये इधर ध्यान दो कि जो RNA वायरसेस है वो इम्पोर्टेंट है। RNA वायरसेस से RNA सॉरी RNA से RNA जनरेट होता है, ठीक है, कोई DNA जनरेट नहीं हो रहा है इधर, RNA से RNA जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इधर आ जाती है एंजाइम का नाम RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। RDRP RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ऑब्वियसली ये होस्ट के पास नहीं रहता, कोई भी होस्ट के पास नहीं रहता, देयरफॉर वायरस हैज टू कैरी दिस एंजाइम, ठीक है। तो चाहे रेप्लिकेशन करना हो तो उसको हम लोग रेप्लिकेस बोलते हैं, ठीक है। जब भी उसको रेप्लिकेट करना रहेगा, जैसे इधर दिखा है पॉजिटिव सेंस से नेगेटिव सेंस प्रोजेनी बन रहा है, तो ये एंजाइम का नाम तभी उसको रेप्लिकेस बोलेंगे, ठीक है। और जब भी उसको ट्रांसक्रिप्शन करना हो, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करना, नहीं जैसे इधर आपका नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो एक ही एंजाइम है, दो नाम है, जब भी दोनों अलग अलग काम करेगा तब उसका नाम अलग रहेगा। तो ट्रांसक्रिप्टेज एंड रेप्लिकेस दोनों भी सेम एंजाइम, ठीक है, समझ रहे? यस, के ऊपर से जा रहा, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान दो, जब भी पॉजिटिव सेंस RNA जो वायरसेस रहते हैं, फिर mRNA के एक्ट करेंगे, mRNA जैसे एक्ट करेंगे, एंड उससे प्रोटीन्स डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें उसके पास कुछ मशीनरी का ज़रूरत नहीं है, वो खाली होस्ट का मशीनरी उठाएगा और ट्रांसलेट होना चालू हो जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक है। जब भी नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस भी जनरेट करेगा तो वो mRNA के जैसे एक्ट कर रहा है, तो वो भी ट्रांसलेशन है, तो होस्ट का ही मशीनरी यूटिलाइज करेगा, ठीक। तो ये मैंने बताया जैसे रेप्लिकेज हो गया या ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट्स के होस्ट के पास RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज नहीं रहता है, तो ये कंपलसरी वायरस को ही कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वायरस कैरी करता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस RNA mRNA एंड नेगेटिव सेंस, ठीक है। वो डिपेंड करता है किधर क्या सिंथेसाइज करना है, RNA वायरस का सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये इंट्रोडक्शन ही था, तो उसमें फिर डबल स्टैंडर्ड, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस, तो इसमें एंजाइम्स के ये क्या बोलते हैं आपके एग्जाम्पल्स भी आएंगे। रोटा वायरस, तो रोटा वायरस सुना है आपने? रोटा वायरस, तो ये रोटा वायरसेस कॉज करता है डायरिया इन इन्फेंट्स, ठीक। आपने ORS का ऐड देखा रहेगा अगर टीवी में, तो उसमें बताते हैं रोटा वायरस जब बच्चे को हो जाता है डायरिया होता है, ठीक है। तो रोटा वायरस ये क्या, 11 सेगमेंटेड, मतलब 11 डिफरेंट सेगमेंट्स है डबल स्टैंडर्ड RNA का, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टैंडर्ड RNA। द होस्ट डज नॉट प्रोड्यूस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली यूकैरियोट होस्ट RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बनाता नहीं,
तो ये वायरस को ही कैरी करना पड़ता है अपना खुद का पॉलीमरेज, ठीक है। एंड रेप्लिकेशन ऑब्वियसली आरएनए है तो वो साइटोप्लाज्म में ही होगा, उसमें आपका न्यूक्लियस के अंदर नहीं होने वाला। ओके, रोटा वायरस डज नॉट हैव एनवेलप, ठीक है, बट हैज आइकोसाहेड्रल विद डबल कैप्सिड। अब ये इधर इंपॉर्टेंट है, ये डबल कैप्सिड है इंस्टेड ऑफ सिंगल कैप्सिड, डबल कैप्सिड है और इसके पास एनवेलप नहीं है, एनवेलप नहीं है। तो जब वन लेयर रिमूव हो जाता है बट अदर लेयर रिमूव नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द कैप्सिड, ये इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाता है। तो इधर क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल ये डबल कैप्सिड वायरस है, ठीक है, तो इसमें ऐसे दिख रहा है, ये खाली मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं, खाली समझने के लिए। तो ये क्या डबल कैप्सिड वायरस है और इसमें 11 डबल स्टैंडर्ड आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे, ठीक है, ठीक है। सो मैंने कहा 5 ही बने। तो जब क्या बोल रहे हैं, जब ये जो आउटर कैप्सिड है जब वो डिग्रेड हो जाता है तब ये क्या होता है, इसमें ये एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें रेप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। इसमें जो एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द कैप्सूल। तो जब जैसे एक लेयर रिमूव हो जाता है, आउटर लेयर रिमूव हो गया, तो इसमें क्या होता है, अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन होना चालू हो जाता है यूजिंग आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और जो इधर से एक बार ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब एमआरएनए जनरेट करना, क्योंकि प्रोटीन्स बनना है, तो एक बार एमआरएनए बाहर निकल जाता है इसमें ऑब्वियसली फिर ये होस्ट का जो मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, ये ऑब्वियसली एमआरएनए जनरेट हुआ तो इसको ट्रांसलेट कर देता है इनटू प्रोटीन्स, ठीक है, इनटू प्रोटीन्स सिंथेसाइज, तो प्रोटीन्स जनरेट होने चालू हो जाता है। ओके, तो मैं अभी इधर तक कंप्लीट करता हूँ, डबल स्टैंडर्ड आ रहे हैं, फिर हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं जब भी आपको अगर आपको चलेगा 2 to 3 इफ इट इज ओके, सो आई विल कंटिन्यू। ओके, इधर तक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, हम लोग इधर तक आ गए, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट एंट्री एंड अनकोटिंग वायरस सिंथेसिस पॉजिटिव सेंस आरएनए, तो पॉजिटिव सेंस आरएनए जनरेट करता है फ्रॉम ईच 11 डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो हर एक स्ट्रैंड से एक ना एक पॉजिटिव सेंस आरएनए जनरेट करता है, ठीक है, यूजिंग जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है तो यूजिंग नेगेटिव सेंस आरएनए टेम्पलेट का काम करता है, ठीक है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये खुद का पॉलीमरेज कैरी कर रहा है। ओके, अभी ये इधर ध्यान देने की बात है, दिस वायरल एमआरएनए आर कैप्ड, तो ये कैप होते हैं और ये वायरल कैपिंग एंजाइम इसको कैप करता है, 5 प्राइम कैपिंग हम लोग बोलते हैं। तो जब 5 प्राइम कैपिंग होता है तो ये वायरस के एमआरएनए भी खुद ही कैप करता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता होस्ट के एमआरएनए को और वायरस के एमआरएनए, ठीक है। बट इधर जो मेन चीज़ है वो 5 प्राइम कैप लगा है बट पॉली ए टेल नहीं है, मतलब पॉली एडेनाइलेटेड नहीं है, ठीक है। ओके, हाफ ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज कैप्ड एसएसआरएनए आर ट्रांसलेटेड, जितने भी एमआरएनए जनरेट होते हैं कैप्ड, वो उससे 50% करीबन करीबन वो ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो प्रोजेनी वायरसेस के जो क्या बोलते हैं आपको कैप्सिड्स है या जो भी प्रोटीन्स है वो बनने तैयार हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग हाफ एमआरएनए है उसका क्या होता है, वो जो है पैकिंग का काम करता है, एज अ इट विल एक्ट एज अ जीनोमिक मटेरियल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, वापस बात इधर दिखा दूँ, तो इधर जैसे इधर समझो ये मैंने 5 बनाए, तो इससे जितने भी प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स जनरेट होंगे, कैप्सिड्स जनरेट होंगे, एंजाइम्स जनरेट होंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जनरेट होंगे, ठीक है। तो इसमें 50% आपका जो एमआरएनए जनरेट होता है वो प्रोटीन्स बनाने में निकल जाता है और जो 50% बचा वो आपका प्रोजेनी का न्यूक्लिक एसिड बनाने के काम आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेनी का न्यूक्लिक एसिड जनरेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रोजेनीस जनरेट होंगे, ठीक है।
तो 50% प्रोटीन बनाने में, 50% जीनोम मटेरियल बनाने में काम आ जाता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ये लास्ट लाइन है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ वायरल पार्टिकल द सॉरी during maturation of viral particle the complementary negative sense RNA strands are synthesized। तो नेगेटिव सेंस आरएनए जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है, यूजिंग कैप्ड capped a positive sense RNA as a template within the viral capsid to form double stranded RNA, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रही है, तो ये ऐसा बात कर रहा है कि अभी हम लोगों ने इधर देखा था, राइट, इधर देखा था, तो ये नेगेटिव सेंस वायरल स्ट्रैंड से पॉजिटिव सेंस एमआरएनए जनरेट हो रहा था, राइट। ये पॉजिटिव सेंस तो 50% जो आरएनए था वो मतलब ऑब्वियसली एमआरएनए का काम करके वो प्रोटीन जनरेट करा। जो 50% जो है वो पॉजिटिव सेंस जो आरएनए था वो आपका, अभी जो आरएनए है वो सारे ये एक मिनट, ये सारे सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंस है, बट ये क्या है, वायरस के डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली आपका नेगेटिव सेंस, अभी ये पॉजिटिव सेंस है तो सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, नेगेटिव सेंस। तो ये सारे के सारे जिधर पॉजिटिव है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस जनरेट हो जाता है। ऑब्वियसली एंजाइम का नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए से आरएनए जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आज आधे जो पॉजिटिव सेंस है वो आपके जीनोम का काम करते हैं, ठीक है, और आधे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, ठीक है। फिर वो पॉजिटिव सेंस का उसका कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है, समझा, ओके, ये समझा कि ऊपर से क्या, यस, ओके, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं,